अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदोन। नाजरीन, रात के अंधेरे में सफेद बर्फ में जीते जागते लोगों की कब्र बन गई। कीमती जानें बचाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ? असल जिम्मेदार कौन है? और उसके साथ साथ जो क़यामत ख़ेज़ वाक़या हुआ है उस पर किस तरह से ऑपोजिशन हो या हुकूमत हो या मैं मीडिया की बात करूं, किस तरह से गैर जिम्मेदारी का हमने देखा किया गया। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि किस तरह से मीडिया ने जो रिपोर्टिंग की है वो रिपोर्टिंग कैसी रही, किस तरह से हुकूमत पर तनकीद कर रही थी। अब असल में इसका जिम्मेदार कौन है, हुआ क्या, कैसे हुआ, इस तमाम मामले पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है उसके पे बहुत क्वेश्चंस उठ रहे हैं, बहुत लोग ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि अपने ही पेटी भाई किस तरह से ये इंक्वायरी करेंगे, तहकीकात किस तरह से करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। और ये जो मामला था ये असल में हुकूमती नाअहली थी या ये गैर यकीनी मौसम एकदम से ऐसा हुआ और ये सानहा पेश आया, इस पर ही प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे अगर आप सयाहती मकाम पर जाते हैं तो क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं जिनको इख्तियार करना चाहिए है। और अगर बर्फानी इलाके में आप सयाहत के लिए जा रहे हैं तो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे इलाकों का उस वक्त रुख नहीं करना चाहिए जब मौसम गैर यकीनी हो। और उसके साथ साथ बात करेंगे कि जो आज की अहम अपडेट थी कि पाकिस्तान के अमन का दुश्मन अपने मंतक़ी अंजाम को पहुंचा है। तर्जुमान टीटीपी मोहम्मद खरासानी अफगान सूबे में मारे गए हैं, इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करूंगी, मेरे साथ मौजूद है सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अदील वड़ाइच, कुछ ज्वाइन करेंगे सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सिद्दीक जान भी, और हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप के थ्रू सहाफ़ी असदुल्ला खान साहब भी। अदील, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करूंगी। एक बहुत ही अजीब वाकया पेश आया है मरी में और हमने देखा किस तरह से लोग जा रहे थे। ठीक है, हर कोई अपनी अपनी जगह पर इस वाकये का जिम्मेदार है, लेकिन आप क्या समझते हैं जिस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल किया गया है, चाहे वो मैं ऑपोजिशन की बात करूं, चाहे वो मैं हुकूमत की बात करूं, या चाहे वो मीडिया की स्पेसिफिकली बात करूं, आप क्या समझते हैं कहां पे लैग किया हमने बीइंग अ नेशन? देखें, बहसीयत कौम, बहसीयत मुआशरा, हम इस वाक़े में अफसोसनाक सानहे में एक्सपोज हुए हैं। ये नहीं है कि ये सिर्फ हुकूमत पे डाल दी जाए, इंतज़ामिया पे डाल दी जाए, बहसीयत कौम हम एक्सपोज हुए हैं। ये मामला ऐसे नहीं हुआ कि चंद घंटों में हो गया। और ये तो मामला वहां से जब देखें ना, इसका इम्पैक्ट यहां से भी आया कि लोग जब होटलों में उनको कमरे नहीं मिल रहे थे और एक एक होटल के मतलब एक एक कमरे का 40 से 50 हज़ार रुपया चार्ज किया जा रहा था और लोगों ने मजबूरन रात जो है वो अपनी फिर गाड़ियों में बसर करने को तरजीह दी। फिर तूफान भी आ गया, दरख्त गिरे, लोग स्टक हो गए। इसमें एक्सपोज कैसे हुए हैं? बहसीयत कौम, हम किस तरह के शहरी हैं, ये हम उन होटल मालिकान का रवैया देखकर, गाड़ियों को धक्का लगाने वालों का रवैया देखकर एक्सपोज हुए। हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है, हमारी जो मुल्क को चला ब्यूरोक्रेसी है, ये किस तरह एक्सपोज हुई है। जो मुल्क को असल में चलाते हैं वो इस तरह एक्सपोज हुए हैं कि 20 घंटे तक हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसके पास इसका कोई हल ही नहीं था। ये तो भला हो पाक फौज के जवान जो हैं वो आगे, उन्होंने रेस्क्यू किया। हमारी टीम के मेंबर हैं वसीम साहब, इन्होंने खुद वहां जाकर देखा कि अगर ये फौजी जवान वक्त पर ना पहुंचते तो खुदा ना खास्ता ये जानों का ज़िया जो है बहुत ज्यादा हो सकता था। हमारी ब्यूरोक्रेसी इसमें मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हुई है, नाकाम हुई है। वो जो महल्लात में बैठे हुए ये जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप के या पीएएस के जो अफसरान हैं, जो बैठ के इस तरह के जो प्लान बनाते हैं, वो अपने महल्लात से निकले ही नहीं। इनके जो एकड़ों पर मुश्तमिल घर हैं, हर जिले में ये सूरत हाल है और इन्होंने ये सारी सूरत हाल को, अच्छा फिर पुलिस जो है, जो ट्रैफिक का निजाम था, ये बुरी तरह एक्सपोज हुआ। फिर अब ये देखें ट्रैफिक के निजाम के साथ साथ जैसे जिन एएसआई की डेथ हुई है उनकी कुछ देर की पहले की जो ऑडियो लीक हुई है उससे भी पता चल रहा है किस तरह से वो बार बार इंटीमेट कर रहे थे और वो बता रहे थे कि 20 घंटे हो गए हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये हमारे निजाम की, ये हमारे सिस्टम की ये बेबसी है, ये एक्सपोज हुई है, फेलियर है। ये बेबसी हमारी नालायकी की वजह से है, ये नहीं है कि कोई मजबूरी थी, ये नालायकी की वजह से है। और इसके बाद फिर क्या एक्सपोज हुआ कि अल्लाह ना करे कि कोई इस तरह की कोई आफत आ जाए तो हमारे पास निमटने की सलाहियत क्या है।
तो हमारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट के इदारे हैं, जो हमारे रेस्क्यू के इदारे हैं, वो इसमें एक्सपोज हुए हैं कि उनके पास बुनियादी आलात ही नहीं थे और वो बिल्कुल अपाहज होकर बैठे हुए थे। और ये तो फिर वक्त गुजरने के साथ साथ जो चीजें जो हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता सेटल भी होती गई। हमारे जो फौजी जवान हैं उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो फिर दूसरा और कौन एक्सपोज हुआ? हमारे सियासतदान एक्सपोज हुए, और वो सियासतदान एक्सपोज हुए, हमारी हुकूमत में बैठे हुए सियासतदान भी एक्सपोज हुए, जो लाहौर में बैठ के इजलास कर रहे थे और यहां पर क्यामत बरपा थी। तो आप ये इजलास किसी और टाइम रख लें, अगर कर ही लिया है तो उसको जारी ना करें। फिर वो तस्वीरें जारी हो रही हैं तो अच्छा, फिर सियासत कर रहे हैं, हुकूमत भी सियासत का इस पे अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है, अपोजिशन भी कर रही है। और अपोजिशन में कौन लोग बैठे हुए हैं? जो 3-3 मरतबा हुकूमतें करके आए हैं, और उनसे भी सवाल होना चाहिए कि आप तनकीद कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, जाहिर है हुकूमत पे तनकीद होनी चाहिए, लेकिन आपने डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से, इन इदारों की इस्तादाद कार बढ़ाने के हवाले से क्या किया? आपने भी यही काम किया। और आज जो पार्लियामेंट में होता रहा, वो भी दिखा देते हैं किस तरह से रिएक्ट किया गया और कैसे नोकझोंक होती रही, जरा ये भी देखें। ये 23 अफराद जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, ये हुकूमत 100% उसकी जिम्मेदार है और इन्होंने मैन स्लॉटर किया है। पूरा पाकिस्तान अश्कबार है इस वाकया के ऊपर, मगर इनके ऊपर जू तक नहीं रेंगी। ट्वीट देते हैं कि जनाब इंतजामिया तैयार नहीं थी। अंदाजा फरमाए जरा, अगर इंतजामिया तैयार नहीं थे तो आप किस मर्ज की दुआ हैं? आप इस्तीफा दें और घर जाएं। वो कहते जनाब स्पीकर, नीरो बांसुरी बजा रहा था, एक नीरो इस्लामाबाद में सोया हुआ था और दूसरा नीरो पंजाब में इंतजामी अमूर की आड़ में बल्दियाती इलेक्शन में धांधली करने में मसरूफ था। और मरी में यह हादसा हो चुका था, उनको कतन इल्म नहीं था। ये कत्ल माफ नहीं होगा, ये इनका खून ये हुआ है 23 लोगों का, ये माफ नहीं होगा। इसके लिए पूरी ऑपोजिशन का मुतालबा है कि एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और वो इसकी तहकीक करे। हैरत हुई कि ये कह रहे हैं कि नेहरू सो रहा था, यानी आज के दौर का पेब्लो एस्कोबार हमें बता रहा है कि नेहरू सो रहा था। सिर्फ 24 घंटे के अंदर जनाब स्पीकर ये तमाम रोड क्लियर हुई, ये तमाम जो रेस्क्यू एफर्ट है वो कामयाब हुई। वज़ीर आला पंजाब मरी में थे, वफाकी हुकूमत मरी में थी, गुजरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहाँ पर मौजूद। मैं याद कराना चाहता हूँ लीडर ऑफ द अपोजिशन को कि बदकिस्मती से, पंजाब की बदकिस्मती से, जब वो वज़ीर आला थे हर रोज़ एक नया हादसा होता था। 100 बच्चे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ना होने से अपनी जान से चले गए। आग लगना मामूल का वाकया बन गया था, बच्चों के हॉस्पिटल में आग लग गई और पंजाब हुकूमत मुंह देख रही थी। परसों इनका इंटरव्यू का एक क्लिप में देख रहा था, मॉडल टाउन का वाकया हो रहा था, फायरिंग हो रही थी, मासूम लोग पुलिस की गोलियों का निशाना बन रहे थे और बादशाह सलामत ने फरमाया कि मेरा तो काम नहीं था, मैंने टीवी पे देखा कि पुलिस गोलियां मार रही है तो मैंने कहा रोक दो। अगर वतीरा यही रहा कि चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन, पॉइंट स्कोरिंग ही करनी है, तो इस तरह के वाकयात शायद आगे फिर भी होते रहेंगे। देखें, हुकूमत ने जाहिर है खुद जाकर किसी वजीर ने तो नहीं बर्फ हटानी थी, लेकिन इनको ये सोचना चाहिए कि इन्होंने सिविल इंतजामिया की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्या किया। अभी भी इन्होंने कुछ नहीं करना। ये कोई जुडिशियल कमीशन बना देंगे या बना रहे हैं, उसके बाद कोई रिपोर्ट सी आ जाएगी, वो रिपोर्ट फाइलों में दब जाएगी। लेकिन ये काम किसका करने के होते हैं? ये आपकी ब्यूरोक्रेसी इसकी प्लानिंग बनाती है, एग्जीक्यूट भी वही करती है। ग्राउंड पे जो लोग होते हैं उसी ब्यूरोक्रेसी के मातहत होते हैं और आपकी ये उसी ब्यूरोक्रेसी का फेलियर है जो काम ही नहीं करना चाहती। तो हुकूमतें इसी तरह सियासत करती रहेंगी। यही कल में जब फवाद सब अपोजिशन में होंगे, इसी तरह का खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की कोई चीज हो तो ये भी अपोजिशन में बैठ के इसी तरह की तनकीद कर रहे होंगे। ये काम है कि आपको ये सोचना चाहिए कि आपके मुल्क में इस तरह का, ये तो एक रीजन में, एक छोटे से रीजन में ऐसा हुआ है। अल्लाह ना करे कोई बड़ा डिजास्टर हो जाए
तो ये तो एक्सपोज हो गया कि आपकी मशीनरी, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो इसको एम्पावर्ड करें। असद की तरफ जाऊंगे। असद, बताइएगा, हम देखें तो गलियात में मरी से कई ज्यादा बर्फबारी हुई है, लेकिन वहां पर इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं हुई, कोई मसला क्रिएट नहीं हुआ, ना ही हमने वहां पर यह देखा कि जिस तरह से लोग यहां पर उनकी डेथ्स हुई, ना यहां पर हमने ऐसा कोई वाकया नहीं देखा। क्यों? क्योंकि इंतजामिया एक्टिव थी, चीजों को टाइमली रिजॉल्व भी कर लिया गया। मरी की बात करें तो यहां पर आप क्या समझते हैं, हुकूमती नाअहली है, इंतजामिया टाइमली एक्टिव नहीं हुई, या ये वाकई में मौसम की गैर यकीनी एकदम से इस तरह की सिचुएशन हुई, हमें पता नहीं चला, या हम रेडी नहीं थे? आप क्या समझते हैं आखिर ये मामला इस नहज तक पहुंचा कैसे? ये भी बता दें कि असदुल्ला साहब जो हैं वहां ग्राउंड पे सब कुछ देख कर आए हैं, वहां से इन्होंने रिपोर्ट भी किया है। तो असद साहब, जिस तरह मारिया ने भी ये पूछा, ये बताइए कि असल में आपकी नजर में ये लैप्सेस कहां थे? देखिए मारिया आदिल साहब, मामला ये है कि ये जितने वाकयात हुए हैं और ये जितने विजुअल्स आप देख रहे हैं ट्रैफिक जैम के गाड़ियां बर्फ में धंसी हुई हैं, ये 3 जगहों के हैं। एक ये एबटाबाद रोड के हैं, एक ये मुजफ्फराबाद रोड के हैं, और तीसरा ये झीका गली के हैं। और ये सारे वाकयात भी इन्हीं जगहों पर हुए हैं। और ये दोनों सूबों की, इस बात पर भी थोड़ा सा हैरान हूं, ये सिर्फ जो खैबर जो पंजाब की हुकूमत है उस पर सारा मलबा डाला गया है, काफी हद तक कसूर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का भी है। अच्छा, अब मैं जो सारा दिन वहां पर कल रहकर ये देखने की कोशिश करता रहा हूं कि दो सवाल जानने की कोशिश करता हूं। एक ये कि ये कैसे हो गया, गाड़ियां सारी कैसे फंस गई और क्यों वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो सका, और दूसरा ये कि क्या रेस्क्यू ऑपरेशन मुमकिन था या नहीं था। तो देखिए, हुआ ये है, अगर आप गौर से देखें तो आपको बहुत सारी गाड़ियां नजर आएंगी। आप जो वीडियो प्ले कर रहे हैं उसमें भी आपको नजर आ रहा है। ये बर्फबारी उस वक्त शुरू हुई जब ट्रैफिक ब्लॉक था, जब ट्रैफिक जैम हो चुका था। और ट्रैफिक जाहिर है इसलिए जैम हो चुका था कि 1 लाख गाड़ियां थे, फिर हमारे यहाँ लोगों में शऊर की और ट्रैफिक सेंस की कमी है, 2-2 लाइनें बना लेते हैं। सामने से आने वालों को जब 2 कतारें मिलती हैं तो ट्रैफिक डेडलॉक जनरेट हो जाता है। एक ऐसी सूरत हाल में बर्फबारी हुई और बर्फबारी शुरू हुई, और फिर वो इतनी ज्यादा हुई कि वहां पर जो फंसे हुए लोग थे उन्होंने 2-3 तरह के, यानी फैसला करना था कि क्या करें, तो 2-3 तरह के फैसले वो कर पाए। एक तो ये कि जिन्होंने गाड़ियां अपनी वहीं पर रोड पर छोड़ दी और फौरन निकल गए। अब उन्होंने गाड़ियां चूंकि रोड पर छोड़ दी तो अभी बर्फबारी का आगाज हुआ था, तो ट्रैफिक जैम हो गया, प्लान सारा दरम भरम हो गया। और फिर बाकी वो लोग थे जिन्होंने कुछ देर तक इंतजार किया और कुछ देर के बाद वहां से चले गए, और फिर वो लोग जो देर हो गई और देर होने के बाद वहां से जाने की पोजीशन नहीं रही और रात हो गई। अब एक चीज तो हमें वाज़ेह समझ आती है कि ऐसे में बर्फ हटाने वाली गाड़ियों की मूवमेंट मुमकिन नहीं थी इन तीनों सड़कों पर, जहां पे मैंने आपको बताया अहमदाबाद रोड पर, मुजफ्फराबाद रोड पर, जगहों पे, जीगा गली के पास, क्योंकि गाड़ियां, ट्रैफिक जैम थी, गाड़ियां फंसी हुई थी, तो बर्फ हटाने वाली गाड़ियां तो आगे नहीं जा सकती थी। लेकिन आज सवाल कि क्या लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता था, तो इसका जवाब यह है कि अगर हंगामी हालत उसी वक्त नाफिज कर दी जाती रात ही में, तो रेस्क्यू किया जा सकता था। वो रेस्क्यू के इदारे जो अगले दिन सुबह हरकत में आए लाशें देखने के बाद, तो अगर रात में हरकत में आ जाते तो शायद फुट स्टेप्स पर जाकर लोगों को निकाला जा सकता था। लेकिन शायद ही किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि कुछ लोग मर सकते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि हजारों लोगों ने वो रात गाड़ियों में गुजारी थी इन सड़कों पर, तीनों जगहों पर जहां मैं बताया इसके अतराफ में हजारों लोगों ने सड़कों पर गुजारी थी, जिनमें से 22 की हलाकत हुई है, 22 अफराद जामाक हुए हैं। बाकी लोगों ने सर्वाइव किया और सारी रात बर्फ में रहकर सर्वाइव किया, क्योंकि उनके पास क्लोथिंग अच्छी थी, कंबल थे, उन्होंने खुद को लपेट लिया और ऑक्सीजन की फराहमी उनको होती रही। असद साहब, इस बात में कितनी हकीकत है कि ये जो होटल के हवाले से, मालिकान के हवाले से और इंतजामिया के हवाले से जो रवैया सामने आया है, 50-50 हजार रुपए चार्ज करने के हवाले से मुख्तलिफ मीडिया पर ये खबरें भी आई हैं, आपने वहां जाकर क्या देखा? देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है, ये ऐसा हुआ है अदील साहब, और ये बहुत अफसोसनाक है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये पहली दफा हुआ है? ये पिछले कई सालों से हम सयाहों को शिकायत करते देख रहे हैं कि ओवर चार्जिंग हो रही है। 2000 रुपए कमरे वाले कमरे का 10,000 और 10,000 वाले कमरे का जो है वो 25,000-30,000 रुपए पहले भी चार्ज किया जाता है। ये आज तक एसओपी क्यों नहीं बनाया गया और उस पर अमल दरामद किसने करना था जो नहीं हुआ? और दूसरी बात यह है कि मैं इन दोनों चीजों का कनेक्शन किसी हद तक तो है कि कुछ लोगों ने शायद ये सोचा होगा कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कमरों में रह सके, तो रात गुजारने की गाड़ी में उन्होंने फैसला किया होगा। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने कमरों तक पहुंचकर और यानी किसी ने भी
होटल के दरवाजे पर दम नहीं तोड़ा सर्दी से। आप ये देखिए ज्यादातर लोग वो हैं जो होटल तक पहुंच नहीं सके। तो ये बेहिसी अपनी जगह पर है जो इस सानहे में उजागर हुई है। आपने बताया कि अमल होना चाहिए था। आपने बताया कि जहां पर मरी साइड की इंतजामिया की गफलत थी, वहीं पर एबटाबाद साइड की भी गफलत थी, लेकिन हमने यहां पर तो ये देखा, जो न्यूज सामने आ रही है कि वहां की सूबाई हुकूमत, पुलिस और गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तमाम एक प्लानिंग के तहत चीजों को कंट्रोल किया। अगर वहां पर प्लानिंग ना होती तो यहां से ज्यादा बुरे हालात होते। क्यों? क्योंकि वहां पर बर्फबारी ज्यादा हुई है। तो ये आप देखिए मारिया, इसमें एक बात यह है कि बहुत सारे लोग जिनकी मरी में बर्फ देखकर तसल्ली नहीं हुई थी, क्योंकि मरी में बर्फबारी कम हुई है, उन्होंने गलियात का रुख किया था। अच्छा। वो आगे गए थे। मैं कल जब शाम में मरी से निकल रहा था तो मैंने एक मोटरसाइकिल पर एक शख्स को देखा जो अपने 10 साल के बच्चे को लेकर बाइक पर किसी ने किसी तरह उसे मैनेज किया और वो मरी पहुंच गया। और वो लोगों से रास्ता पूछता फिर रहा था कि मैंने हाइट पर जाना है, मैं कहां से जाऊं और मुझे ज्यादा बर्फ कहां पर मिलेगी। तो मैंने भी उसको गाइड किया कि आप इधर चले जाएं। तो ये तो उसने पूछा कि कोल्डरा चौक में खड़ा था, ये सड़क कहां जाती है, ये यानी वो वहां से रिहायशी नहीं था, वो बुलंदी की तलाश में था और ज्यादा बर्फ की तलाश में था। ये कल शाम का वाकया है जब लोग रेस्क्यू किए जा रहे थे या निकाले जा रहे थे। देखिए गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो काम किया है ताखीर से किया है, देर से हरकत में आई है। कल तो सारा दिन फिर ये हुआ कि गाड़ियों को निकाला जाता रहा, लेकिन कल भी दर्जनों गाड़ियां या सैकड़ों गाड़ियां ऐसी थी मुख्य सड़कों पर जिनके मालिकान अभी तक अपनी गाड़ी तक नहीं पहुंचे थे। और वो चूंकि नहीं पहुंचे थे तो उनकी गाड़ियां सड़क से नहीं हटाई जा सकती थी। उनकी गाड़ियों के दाएं बाएं से रास्ता बना के सिर्फ इतना रास्ता बनाया गया था कि एक गाड़ी गुजर सकती थी। तो वो मालिकान 3 दिन में भी लोग अपनी गाड़ियों तक वापस नहीं आए थे। वो शायद मॉल रोड पे चले गए थे, मरी चले गए थे, और मरी से नीचे आने के लिए आपको 1 घंटे की पैदल वॉक करनी पड़ रही थी। तो शायद वो वॉक नहीं कर पा रहे थे या वो भी समझ रहे थे कि उनको मजीद अभी स्टे करना है और गाड़ियां उन्होंने वहीं पर खड़ी कर दी थी। ठीक है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स ने मिलकर सारी मैनेजमेंट को खराब किया। बहुत सारे फैक्टर्स थे और इसमें अगर हम जो रोल प्ले कर रहे थे, ऑपोजिशन की बात करूं या हुकूमत की बात करूं, वहां तक तो पॉइंट स्कोरिंग होती रही है। लेकिन सिद्दीक, अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया ने भी यहां पर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया है। किस तरह से कि अगर कोई वहां पहुंच रहा है तो भी तनकीद हो रही है, कोई वहां नहीं पहुंच रहा उस सिचुएशन पर तो भी बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी। ये इस तरह से क्यों है कि मीडिया को जहां पर सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए, अगर कोई इंसिडेंट हो भी गया तो वहां पर वो मीडिया भी अपनी तरफ से पॉइंट स्कोरिंग कर रहा था? देखिए, ज़ाहिर मीडिया का काम है हुकूमत की जो गलत चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करना, हुकूमत पर तनकीद करना, हुकूमत को एक्सपोज करना, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन वहीं पर मीडिया की जिम्मेदारी एजुकेट करना भी है। इस आने से पहले पूरा मीडिया ये दिखा रहा था कि जी स्याह जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, स्नोफॉल दिखाई जा रही थी और बड़ा इसको एक जिस तरह से मीडिया का एक रवैया है कि दिखाना, ये भी गलत नहीं था। लेकिन साथ वहीं पर मीडिया की जिम्मेदारी ज़ाहिर है लोगों को एजुकेट करना भी है। जैसे असदुल्ला खान साहब ने भी बताया कि लोगों की वो तैयारी नहीं थी। लोगों को अच्छा देखें, आज तक कब मीडिया ने बताया है कि भाई अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो अगर आपकी गाड़ी का सिलेंसर जो है वो चौक हो जाता है और उसके आगे बर्फ आ जाती है तो आपने शीशे बंद करके हीटर नहीं चलाना। क्या मीडिया ने एजुकेट किया? या इस वाकये के बाद क्या मीडिया एजुकेट कर रहा है लोगों को? नहीं कर रहा। बाकी जहां तक ये हुकूमत ने इंक्वायरी कमेटी बनाई है, मैं समझता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामे से ज्यादा कुछ नहीं है कि ब्यूरोक्रेट्स की इंक्वायरी ब्यूरोक्रेट्स करेंगे, यानी ब्यूरोक्रेट की इंक्वायरी करेगा, ये नहीं हो सकता। अगर आप साफ और शफाफ इंक्वायरी चाहते हैं, एक ऐसा कमीशन बनाए जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग हो, जिसमें अच्छे और नामवर वुकला हो, जिसमें ISI का नुमाइंदा हो, जिसमें MI का नुमाइंदा हो। और मैं समझता हूं सबसे बड़े, ये तो देखे ना, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अफजल साहब का नाम ही कहीं नहीं है। असल तो मुल्जिम और मुजरिम तो ये लोग हैं जो वो हेड है ब्यूरोक्रेसी के। पूछें कामरान अफजल साहब से कि आपने अभी तक क्या किया है, आप मुझे बताएं। इस वाकये में लोग नाम ले लेकर और लोग रसीदें दिखा रहे हैं कि इस होटल ने हमारे से इतने चार्ज किए हैं। मुझे बताएं पिछले 3 रोज में कोई होटल वाला गिरफ्तार हुआ है? किसी कोई कार्रवाई हुई है? किसी से पूछा गया है? किसी को जवाबदेह ठहराया गया है? एक खातून बताती हैं कि 20,000 रुपया लिया और बच्ची के लिए गर्म पानी का कप नहीं दिया उन्होंने, पानी का वॉशरूम तक इस्तेमाल नहीं करने दिया कि 50,000 रुपए का कमरा लो, एक फैमिली को जेवरात रख के और वहां पर रहना पड़ा। इसमें सबसे बड़ी नेग्लिजेंस ब्यूरोक्रेसी की थी। उन्होंने जाने क्यों दिया? क्या उनको नहीं पता था? कोई सिस्टम नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई आपका डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं है, कोई आपकी तैयारी नहीं है। और आप बात करते हैं यहां पर $20 अरब सियासत कमाने की और यहां पर सूरत हाल यह है कि एक शहर नहीं मैनेज हो सका। इसमें तमाम तर जिम्मेदारी वो 70-80% ब्यूरोक्रेसी की है। उनको नहीं पता होना चाहिए था जब फवाद साहब क्रेडिट ले रहे थे कि 1 लाख गाड़ियां दाखिल हो गई हैं, तो क्या ब्यूरोक्रेसी को पता नहीं था? क्या इदारों को पता नहीं था? क्यों नहीं रोका गया? और मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरी आज एक पुलिस ऑफिसर से बात हुई जिन्होंने वहां पर सर्व किया मरी में। उन्होंने, और अदिल विलायत से भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा, मैंने कहा ये होटलों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती? वो कहते हैं कि जो माफिया, वो कहते हैं जो इंतजामी है ना मरी की, ब्यूरोक्रेट्स हैं या पुलिस वाले हैं,
पूरे पंजाब से उन्होंने कहा नामी ग्रामी आपके पॉलिटिशियंस, आपके हुक्मरान, यहाँ के इवन के आपके जुडिशरी के लोग, आपके बड़े बड़े तगड़े लोग, वो इस इंतजामिया से फेवर्स लेते हैं। इंतजामिया को कहा जाता है कि हमारी फैमिली आ रही है, 2 होटल में कमरे बुक करा दे। वो कहां से बुक करवाते हैं? यानी कि वो भी होटल मैनेजमेंट वहां पे पूरी बड़ी माफिया बन चुकी है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। वही माफिया बनने की वजह बता रहा हूं कि जब वो 2 कमरे एक वहां पे जो है वो लेगी ब्यूरोक्रेसी किसी होटल वाले से, तो फिर कैसे उसके अलावा कार्रवाई करेंगे? पॉलिसी मेकर को जब आप अप्लाइज करेंगे तो वो आपके खिलाफ पॉलिसी कैसे बनाएगा? बिल्कुल। और उसके अलावा यह है कि वो कहते हैं कि वहां पे कहा जाता है कि चेयरलिफ्ट फ्री करा के दें, इतने लोगों की रिहाइश फ्री करा के दें, इतने लोगों को खाना, वो कहते हैं ये सारा कुछ मैनेज किया जाता है इन लोगों से। तो इन लोगों को होना तो ये चाहिए था कि जिन होटलों ने ज्यादा पैसे लिए उनको घसीट के कोई और होता, पुलिस वाले गिरफ्तार करके गाड़ी में डाल के लेके जा रहे होते। तो ये बड़ा शर्मनाक है, कुछ भी इस कमेटी से नहीं निकलना। असद, ऐसे वाकयात से बचने के लिए आप क्या समझते हैं, क्या ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो जरूरी हैं? देखिए, अभी आप ब्यूरोक्रेसी को कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन साथ साथ आप ये भी देखिए कि यहाँ पर खुद हुकूमती एमएनए के होटल्स हैं जो ओवर चार्जिंग करते रहे हैं। तो आप इंक्वायरी कर रहे हैं उन लोगों से, आप समझते हैं कि वो लोग इस इंक्वायरी को होने देंगे या असरअंदाज नहीं होंगे, या उनके ऊपर हाथ डाला जाएगा कि कैसे आपने ये कर लिया? मेरा ख्याल है कि एक बहुत शफाफ तरीके से पूरा मैकेनिज्म, एक सिस्टम बनाने की जरूरत है, इसको चैनलाइज करने की जरूरत है सयाहत को। एक हमारे यहाँ ओवरऑल महकमा शुमारियात से जाके पूछे कि पाकिस्तान में पिछले 1 साल में पूरे पाकिस्तान में बाहर से कितने सयाह आए हैं, तो मेरा ख्याल है कि किसी के पास मेरा ख्याल है कि कोई इसको जो है वो कोई डेटा नहीं दे सकता, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा किसी के पास रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई डेटा फराहम नहीं कर सकता। तो आप सोचिए कि ऐसे में आप सयाहत को मैनेज करना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो यहां पर सिर्फ हुकूमत की या इंतजामिया की जिम्मेदारी नहीं है, यहां पर बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान भी एक आम शहरी के तौर पर भी हमारी एक जिम्मेदारी है। जब वहां पर पुलिस वहां पर इंटीमेट कर रही थी, वहां पर इंतजामिया इंटीमेट कर रही थी कि आप लोग आगे मत जाएं, तो वहां पर बीइंग अ शहरी भी हमें बहुत सारी बातें खुद भी सुननी चाहिए और हमें भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया असद, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमारे साथ डॉक्टर जावेद अकरम साहब मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो वहां पर प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो इख्तियार करनी चाहिए, और खासकर अगर बर्फीले इलाके हैं तो कौन कौन से लोगों को वहां उस वक्त रुख नहीं करना चाहिए है, कौन से लोग सूटेबल हैं, और ऐसी सिचुएशन में अगर कुछ हो जाता है तो उसके अगेंस्ट किस तरह से बचना है। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जहां पर ये वाकया हुआ है वहीं पर अब ऑब्वियसली एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए उसके बारे में एजुकेट करना भी हमारा मकसद है। मरी में जो सयाह हैं उनकी जो डेथ्स हुई हैं वो ऐसे हालात में खुद को कैसे महफूज रख सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं जो ले सकते हैं, उसको बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जावेद अकरम साहब भी होंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के वीसी हैं। लेकिन उनके ज्वाइन करने से पहले सिद्दीक सर, आपको मेरी आवाज है डॉक्टर साहब? जी आ रही है। सर बताइएगा, हमने भी 2 दिन पहले देखा जो कुछ मरी में हुआ, बताइएगा कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो, सबसे पहले तो एजुकेट कीजिएगा कि इस तरह से होता कैसे है जब डेथ्स होती हैं अगर आप किसी बर्फीले इलाके में होते हैं, और दूसरा अगर ये सिचुएशन होती है तो इससे बचा किस तरह से जा सकता है। बहुत शुक्रिया जी। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसने बीसियों जिंदगियां ले ली, और मैं समझता हूं कि इसमें सबसे बड़ा जो आंसर है वो ये है कि कुछ तो जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है यानी गवर्नमेंट, उनके लेवल पे रिफॉर्म्स होनी चाहिए, खासकर जब वो उनका एक थीमेटिक वो अपने आप को एक्सीलेंस क्लेम करते हैं कि टूरिज्म के लिहाज से। तो जब डोमेस्टिक टूरिस्ट आपके सेफ नहीं होंगे तो आप इंटरनेशनल टूरिस्ट को तो भूल जाएं कि वो आएंगे। टूरिज्म ऐसी चीज है कि सेफ्टी पे कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा, ये कोई इमरजेंसी नहीं होती, और टूरिस्ट वेल रिसर्च करके, वेल प्लान करके और पूरी फैसिलिटीज को अश्योर होके वो उस जगह का इंटरनेशनल टूरिस्ट रुख करते हैं। और इस किस्म की खबरें तो बहुत दूर हमें ले जाएंगी अगर हम टूरिज्म से कोई रेवेन्यू चाहते हैं या डॉलर्स वगैरह या फॉरेन एक्सचेंज कमाना चाहते हैं, तो ये तो हमारे अपने लोगों के लिए महफूज नहीं है जगह, तो फिर किसी और के लिए क्या होगी।
हुकूमती लेवल पे तो ऑब्वियसली जब पता था, और आज भी हमें पता है कि 15 दिन बाद मरी में या किसी भी जगह पे क्या हालात होंगे। हम शादी प्लान करते हैं तो जाहिर है हम प्रिडिक्शन देखते हैं, वेदर प्रिडिक्शंस, और बहुत इजी है वो, कोई हर एक मोबाइल फोन स्मार्टफोन में सब कुछ अवेलेबल है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो एक्सपेक्टेड था कि हैवी स्नोफॉल होगी, वार्निंग्स थी, लेकिन उनको पब्लिसाइज नहीं किया गया, उस पर कोई प्रेपरेटरी मैयज नहीं किया गया। तो इसलिए वो जो मशीनरी अवेलेबल नहीं थी जो एवैक्यूएट करती लोगों को, उनकी गाड़ियों को एक क्लियर पाथवे देती। जब स्नोफॉल होगी तो वो इकट्ठी होगी तो जाहिर है गाड़ियां तो फंसेंगी, ये तो कोई शक नहीं है। दूसरा ये है कि ये मरी में पहला वाकया नहीं है, अल्लाह करे कि ये आखिरी हो, कि पहले भी वहाँ ट्रैफिक जैम्स रहते हैं। इसलिए कि हमें वर्कआउट कर लेना चाहिए जब तक पार्किंग प्लाजाज नहीं बनते या रोडें नहीं बनती, कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। अगर 4000 कार्स है तो इनको 3500 से ज़्यादा एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे नहीं अलाउ करना चाहिए। ये भी कोई इतना मसला नहीं है कि टिकटिंग मशीन्स हैं, स्कैनर्स हैं, वो स्कैन करके बता दें कि जी इतनी गाड़ियां निकलेंगी तो इतनी जा सकती हैं। सिंपल सी बात है। और लोगों को ये कोई इमरजेंसी नहीं है कि स्नोफॉल हो तो पूरा सर्द मौसम में खास तौर पर जब हजारों लाखों लोग इन बर्फीले, इन बर्फानी इलाकों का रुख करते हैं, पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं, बर्फबारी देखने जाते हैं, तो एक तो ये अफसोसनाक जो सानेहा ये हादसा जो है रोनमा पेश हुआ, जो गाड़ियों में ही वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड अभी तक जो बताया जा रहा है वो भर जाने से जो ये शहादतें हो गई, ये जो लोग जो हैं जान की बाजी हार गए। एक तो इस तरह की सूरत हाल से बचने के लिए आपको एहतियाती तदाबीर जो है वो ज़रूर बताइएगा, ये कितनी ख़तरनाक होती है। और सिर्फ यही नहीं कि गाड़ियों की हद तक, इसके अलावा कैसे कैसे और कब इससे बचा जा सकता है। और दूसरा ये भी बताइएगा कि लोग इस तरह की सर्दी में केयर भी नहीं करते और बहुत से लोग जाकर बीमार भी हो जाते हैं, ये भी बड़ा खतरनाक होता है, ये भी गाइड कीजिएगा लोगों को। सही है। देखें, फिर वही होगा कि अगर आप घंटा पहले प्रोग्राम बनाएंगे कि अब आपके टिकट चले हैं कि बर्फबारी हो रही है, तो आप बच्चों को, बूढ़ों को लेके कहेंगे कि चलो चलते हैं, तो फिर यही कुछ होगा। कोई कहीं भी दुनिया में हॉलीडेज ऐसे नहीं की जाती, कोई भी फैमिली, दे आर वेल प्लान्ड। और फिर अगर स्नोफॉल का इतना ही शौक है तो स्नोफॉल तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में कोई 20 और जगह भी है और सेफ जगह भी हैं जहाँ पे क्राउड भी नहीं होता, जो डिजर्टेड हैं बिल्कुल, तो उनको प्रमोट करना चाहिए। दूसरा जो इंडिविजुअल्स ने करना है वो तो ये है कि इसमें मेरा नहीं ख्याल कि जस्ट फॉर लिटिल बिट ऑफ फन वो अपनी लाइफ को या अपनी फैमिली की लाइफ को या अपने दोस्तों की लाइफ को रिस्क में लगा दें। देखें, सबसे ज्यादा हमें अनफॉर्चुनेट है कि हमारी अल्लाह ताला ने, हमारे मजहब ने तो कहा है जिसकी एक जिंदगी ले ली वो पूरी इंसानियत मार दी। लेकिन इफेक्ट ये है कि चाहे आप हॉस्पिटल देख लें, चाहे आप कहीं क्राइसिस में देख लें, हमारे यहाँ पाकिस्तान में 95% मुस्लिम है, लेकिन हमारे पास लाइफ की वैल्यू नहीं है। जो अल्लाह ने एक नेमत हमें दी है इतनी बड़ी, उसको हमने जहमत बना देते हैं। और छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटी छोटी इंजॉयमेंट पे, वन व्हीलर चलाने पे 14 अगस्त को किसने कहा कि कायदे आजम ने तो नहीं कहा था हमें कि इसलिए पाकिस्तान बना रहा है कि अपनी जानों को हेलमेट के बगैर आप वन व्हील पे चलाएं। तो अनफॉर्चुनेट है, अगर कोई कहीं आग लग जाएगी तो हम इतने इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये माइंडसेट को हमें चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपने फिर भी जाना ही है तो खुदारा अपनी मोटर कार वगैरह देख लें, उसके प्रेशर देख लें, उसमें इनफ गैस देख लें है कि नहीं है, उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट है कि नहीं। आप ऐसे रिस्की एरिया में जा रहे हैं। जो आपने कहा मोनोऑक्साइड से पॉइजनिंग हुई है, ये भी देखें कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन हर गाड़ी में जो कि अच्छी गाड़ी है उसमें एक कैटलिस्ट कन्वर्टर होता है। डेफिनेटली आप जब फ्यूल को बर्न करते हैं तो अब कार्बन डाइऑक्साइड आपका इंजन बनाता है। जब भी आप करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी ऑक्सीजन कैपेसिटी खत्म कर देती है कैरी करने की। विच ए वेरी पॉइजनस गैस, ओडरलेस है, टेस्टलेस है, उसका पता नहीं चलता। और ये बेसिकली जो हर गाड़ी में सलेंसर के आगे एक मोटी सी चीज लगी होती है जिसको हम कैटलिस्ट कन्वर्टर कहते हैं। अगर वो फंक्शन नहीं कर रहा या आपका एग्जॉस्ट ब्लॉक हो जाता है स्नो की वजह से या मड की वजह से किसी,
तो वो खतरा है कि आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड आपके कैबिन में आ जाए। और अगर वो हालात हो जाएं तो ऑब्वियसली इसका यही हल है कि अगर आप बहुत सर्दी भी है तो थोड़ी सी विंडोज खोल के रखें। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहते हैं कि अगर इस तरह के सिचुएशन में इंसान फंस जाए, अगर जैसे यहाँ पर लोगों के साथ हुआ कि वो वहां पर स्टक हो गए, तो उसके बाद क्या ऐसे इमीडिएट प्रिकॉशंस हैं जो उस पर्सन को लेनी चाहिए? आई होप कि आप गर्म कपड़े, आप स्नोफॉल देखने जा रहे हैं या ब्लैंकेट्स लेके जा रहे हैं, आप पानी इनफ है, खुराक इनफ है, क्योंकि फंस तो सकते ही हैं आप, इसमें तो कोई शक नहीं। ऐसे जब इतनी स्नोफॉल इतने प्रिमिटिव जो हमारे स्पॉट्स हैं वहां हो रही है तो ये चीजें हो सकती हैं। दूसरा ये है कि अगर ऐसा हो ही जाए तो आपका गाड़ी इतनी सेफ नहीं रहेगी, क्योंकि गाड़ी तो जब आपका पेट्रोल खत्म होगा तो वो तो बिल्कुल एक ताबूत बन जाएगी। बर्फ हो रही है, -6 -8 बाहर है, तो अंदर भी यही कुछ होगा, आपके रेडिएटर भी जम जाएगा। तो इसलिए वो तो फिर उसमें तो निकलना बेहतर होगा कि आप नियरेस्ट कोई शेल्टर ढूंढें कहीं ना कहीं। जाते जाते लास्ट ये बता दीजिएगा कि कौन से ऐसे हजरात हैं, मतलब कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं अगर वो उनमें मुब्तला हों तो उनको ऐसे इलाकों का रुख नहीं करना चाहिए? लेकिन एक्सट्रीम ऑफ एजेस, बहुत छोटे बच्चे और बहुत बूढ़े लोगों को नहीं जाना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर है तो जाहिर है अगर आप ऐसी सर्दी वाली जगह या हाइट पे जाएंगे तो आपकी नालियां मजीद सिकुड़ेंगी और ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ेगा। आप कंट्रोल करके जरूर चले जाएं, अदवायात लेके जाएं। अब देखें, जिनको ऐसी प्रॉब्लम है अगर वो इस किस्म की 32 घंटे में फंस जाएंगे तो उनकी दवाई तो अगर वो नहीं लेंगे तो वो तो वैसे ही उनको फालिज का खतरा है या डेथ का वैसे ही खतरा है, बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंस। आपकी मेडिसिन एकदम विड्रॉ हो जाए, इसलिए उसको जो भी आपकी शुगर है तो उसको कंट्रोल रखें। जब इन बीमारियों को आप कंट्रोल रखते हैं और आप एक्लेमेटाइज्ड हो जाते हैं, आप एक्सरसाइज फिटनेस करते हैं, फिर आप इजीली इनको टॉलरेट कर सकते हैं। आफ्टर ऑल लोग K2 के बेस कैंप और आगे भी तो जाते ही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम को टाइम दें। अगर मैं डॉक्टर साहब की बात को समाप्त करूं, अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस भी जाते हैं तो गाड़ी में बैठना इज नॉट सेफ। आप अपनी गाड़ी से बाहर निकल जाएं, कोई शेल्टर है तो वहां पर पनाह ले लें फॉर दैट टाइम, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर ये नहीं होगा तो गाड़ी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होने से आपकी जान को खतरा है, और वो एक ऐसी गैस है जिसकी ना स्मेल होती है और ना ही महसूस की जा सकती है। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान के आमन का दुश्मन, इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मोहम्मद हरासानी आखिरकार मारा गया है। इसको ब्रेक के बाद बात करेंगे, साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का तर्जुमान दहशतगर्द मोहम्मद हरासानी अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में मार दिया गया। अदील, आप क्या समझते हैं, ये कितनी बड़ी कामयाबी है हमारे लिए? देखिए, जाहिर है ये पाकिस्तान में जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हैं ये उसमें मुलविस था, और ये अभी मज़ीद इस तरह की इनकी जानिब से स्टेटमेंट्स जो हैं इस ग्रुप की जानिब से आ रही थी कि ये मज़ीद कोई प्लानिंग में ये मसरूफ़ थे, प्लान बना रहे थे। तो ये मारा जाना ज़ाहिर है पाकिस्तान का एक बड़ा दुश्मन है जो मारा गया है। लेकिन ये टीटीपी, ज़ाहिर है ये टीटीपी का तर्जुमान था, तो टीटीपी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा टेस्ट केस है ज़ाहिर है तालिबान जो है, अफगान तालिबान उनके लिए, क्योंकि दुनिया को अफगान तालिबान ने मुतमिन करना है। लेकिन उससे पहले दुनिया क्या कहेगी कि ये तो पाकिस्तान को ही मुतमिन नहीं कर पा रहे कि वहां पर टीटीपी इनके दौर में कैसे जो है वो नशोनुमा पा सकती है, उस तरह जिस तरह माजी में जो माजी की अफगान हुकूमत थी उसमें होता था, और उसमें किस तरह जो प्रॉक्सीज थी वो इस्तेमाल हो रही थी और पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल होती थी। तो अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुतालबा ही अफगान तालिबान से ये था, टीटीपी के हवाले से पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंसर्न ही ये था। जब भी कोई नशिस्त होती है उसमें सबसे पहले पाकिस्तान की जानिब से अगर कोई चीज रखी जाती तो वो ये रखी जाती थी। तो ये यकीनन एक बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है, पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि देखें एक जानिब अफगानिस्तान में जो इस वक्त की सूरत हाल है, एक बड़ा इंसानी बहरान है, और पाकिस्तान उनकी ये जंग इस तरह से लड़ रहा है कि वहां पर इस बहरान से बचने के लिए दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान उस जानिब मबजूल करवा रहा है। और पाकिस्तान का अपना सबसे बड़ा कंसर्न जो है
जाहिर है वो अफगान तालिबान को दूर करना है, और ये आने वाले दिनों में जाहिर है पाकिस्तान के जो मुतालबात हैं उन पर इनको अमल दरामद करके दुनिया को भी पैगाम देना है, क्योंकि ये कोई इस वक्त जब से टेक ओवर किया है उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ा मुतालबा रखा है वो यही रखा है कि अफगान सरजमीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। तो उस लिहाज से ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। सिद्दीक, आप क्या समझते हैं अगर इस तमाम इशू को इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो कितना इंपॉर्टेंट रहेगा ये पाकिस्तान के लिए? देखिए, इंटरनेशनल लेवल से ज्यादा मेरे ख्याल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम अफगान तालिबान को बार बार कह रहे थे कि हम पूरी दुनिया में आपकी और आपकी सरजमीन आपने कमिटमेंट की थी कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और ये जो टीटीपी के तर्जमान का मारा जाना है ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीटीपी के मुख्तलिफ ग्रुप्स बन गए थे, कुछ बात करना चाहते थे, कुछ पाकिस्तान के आइन को मानकर और पुरअमन तरीके से रहने पर आमादा थे, कुछ नहीं मान रहे थे, और उनका ये ख्याल था कि वो यहाँ से बाकी क्योंकि अफगानिस्तान जा चुके हैं तो वहाँ वो महफूज रहेंगे। तो ये बड़ा एक मैसेज है, ना सिर्फ टीटीपी को मैसेज है बल्कि पाकिस्तान के दुश्मन भारत को मैसेज है, बल्कि पाकिस्तान के तमाम बैरूनी दुश्मनों को और अंदरूनी दुश्मनों को ये मैसेज है कि अब पाकिस्तान के दुश्मन अगर अफगानिस्तान में भी होंगे तो वहां पर भी नहीं बचेंगे। और साथ ही उन लोगों के लिए भी है जो बार बार पाकिस्तान को भी ये कह रहे थे, पाकिस्तान के अंदर से लोग कह रहे थे कि आप अफगान तालिबान की जंग लड़ रहे हैं इंटरनेशनल। जिस तरह से अफगान तालिबान के साथ कुछ चीजें एसोसिएट की जाती थी कि गुड तालिबान एंड बैड तालिबान, आई थिंक वो भी एक इमेज जो है उसको भी एक क्लियर इमेज मिलेगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तो ये कहा जा रहा था कि उनके नजदीक कोई गुड या बैड नहीं है, वो टीटीपी को भी डिफेंड कर रहे हैं, और ये हमें बताया जाता था कि टीटीपी और तहरीक अफगान तालिबान एक ही चीज़ है और वो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। बार बार पाकिस्तान को यही कहा जाता था, पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी, तजियाकार और बड़े बड़े नाम, वो कहते थे आप इनकी इंटरनेशनली जंग लड़ रहे हैं अफगान तालिबान की, और हालत यह है कि ये टीटीपी के लोगों को वहाँ से जेलों से रिहा कर रहे हैं, ये उनको डिफेंड कर रहे हैं, ये उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये उन लोगों को भी मेरा ख्याल पैगाम है, और अल्लाह करे कि ये आखिरी वो ना हो, वाक़या ना हो, ये आगाज़ हो, और जितने भी पाकिस्तान के दुश्मन वहाँ मौजूद हैं या तो वो सरेंडर करें, पाकिस्तान के आइन को माने और अमन की तरफ जो पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया है उसको एक्सेप्ट करें, अदरवाइज ऐसे लोगों की जो है बिल्कुल इसी तरह से उनको मारना चाहिए, उनका खात्मा करना चाहिए, ताकि अफगान तालिबान को जो हम जो उनके लिए कर रहे हैं वो भी ये तो अपने दिखाए ना कि वो भी पाकिस्तान के साथ सिंसियर है, और पाकिस्तान अगर उनकी जंग लड़ रहा है तो वो भी पाकिस्तान को जो है वो रुसवा नहीं होने देंगे। ठीक है, ठीक है, यानी कि ओवरऑल हम देखें तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी, और इस तरह अफगानिस्तान के लिए भी देखा जाए तो उनको जिस तरह से उनके इमेज को डीफेम किया जाता है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा, एक इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत अच्छा मैसेज गया हो गया। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।